हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्पेयर व्हील। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह और स्वागत है आपका हमारी 5वीं Q&A वीडियो के अंदर, जहां पे आपके कुछ सवालों के मेरे पास जवाब हैं। एंड हमारे Q&A वीडियोस के अंदर मैं उन क्वेश्चंस का जवाब देता हूं जो आपने मुझसे पूछे होते हैं हैशटैग सरदार जी का यूज़ करके। तो पहला क्वेश्चन है नविंदर राणा जी का। टाटा टिगोर ऑटोमेटिक टॉप मॉडल या बलिनो डेल्टा पेट्रोल ऑटोमेटिक, 70% सिटी 30% हाईवे। नविंदर जी, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ब्रांड वैल्यू कितनी मैटर करती है। अगर तो आपको ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आप बलिनो की तरफ चले जाओ, डोंट गो फॉर टाटा। अगर आपको ब्रांड वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं टिगोर की तरफ जाने के लिए कहूँगा। वो क्यों? दोनों के प्लस माइनस देख लेते हैं। पहली चीज़ है, बलिनो के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो है बलिनो की हैंडलिंग। थोड़ी सी टाटा टिगोर के मामले में ज़्यादा, थोड़ी सी टाटा टिगोर के कंपैरिजन में बलिनो ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल होती है। थोड़ी सी पेपी है चलाने में, कहीं भी आप उसको घुमा सकते हो और वो सब चीज़ें। टिगोर में भी ये सब है, लेकिन बलिनो थोड़ी सी अच्छी है हैंडलिंग के मामले में, नंबर वन। नंबर टू है, आ जाती है बात इसकी कि इसकी रीसेल आपको अच्छी मिल जाएगी। अब अभी तक आपने कार ली नहीं है और रीसेल की बात पहले कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप 5 6 7 साल के बाद इसको चेंज करना चाहोगे तो बलिनो शायद आपकी हाथों हाथ बिक जाए। टाटा टिगोर में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कतें हैं, हालांकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन रीसेल के मामले में जो अभी तक का इतिहास है, मारुति टाटा से तो बेटर ही है। दीज वर द टू थिंग्स जो मुझे बलिनो की तरफ लेके जाते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ है जो बलिनो की तरफ आपको लेके जा सकती है और वो टिगोर की तरफ भी आपको खींच सकती है, वो है कार की लुक्स। सब्जेक्टिवली मुझे बलिनो की लुक्स थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कार की लुक पसंद है। बिकॉज जहाँ बलिनो है वो थोड़ी प्रीमियम लगती है, टाटा टिगोर थोड़ी सी अग्रेसिव लगती है देखने में। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको क्या पसंद है। टाटा टिगोर इज़ अ स्टाइल बैक, तो उसकी जो पिछली छत है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बूट तक आ जाती है। और ऐसी कार्स मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर थोड़ी आगे जाके बहुत ही महंगे रेंज में आती है। तो टिगोर की एक अलग प्रेजेंस है, इसकी एक अलग प्रेजेंस है, ये आप डिसाइड करें आपको क्या पसंद है। अब टिगोर क्यों लेना चाहेंगे हम? टिगोर के अंदर स्पेस थोड़ा सा बेटर है, हालांकि बलिनो का भी स्पेस अच्छा है, लेकिन टिगोर के अंदर बूट स्पेस अच्छा है। तो अगर आपने फैमिली पिकनिक वगैरह पे जाना है तो आपको टिगोर इज़ अ बेटर कार, नंबर वन। नंबर टू, टिगोर के अंदर जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है, वो बलिनो से थोड़ी सी बेटर है। आपको शायद टिगोर के अंदर बैठ के ज़्यादा प्रीमियम एहसास हो, हालांकि प्रीमियम हैचबैक बलिनो है, लेकिन अंदर बैठने के बाद जो डैशबोर्ड है और जो बाकी चीज़ें हैं फिट एंड फिनिश, वो टिगोर की थोड़ी सी बेटर है। तीसरी चीज़ आ जाती है कार के फीचर्स। आपने सेलेक्ट किया है टॉप मॉडल टिगोर का और बलिनो का डेल्टा का, जो है डेल्टा उनका बेसिकली सेकंड वेरिएंट होता है, सिग्मा के बाद आता है। तो फीचर्स के मामले में कुछ चीज़ें हैं जो शायद टिगोर में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, बलिनो में ना मिले। हालांकि दो अलग कंपनी की गाड़ियां हैं तो फीचर्स डायरेक्टली मैं कंपेयर नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें बलिनो में एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ें टिगोर में एक्स्ट्रा है। तो वो आप देख लीजिए आपको कौन सा सेट पसंद है फीचर्स का। जैसे इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह मिल जाते हैं, तो ये दो चार चीज़ें। इसमें एमआईडी आपको अच्छा मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है मेरे ख्याल से डेल्टा के अंदर, शायद बलिनो का। ये फीचर्स एक बार आप देख लीजिए, शायद आपको टिगोर में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिले, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। उसके अलावा जो एक चीज़ मैटर कर सकती है वो है कार की वारंटी। कार की वारंटी मैटर कर जाएगी, क्योंकि 75,000 किलोमीटर है टाटा टिगोर की वारंटी 2 साल के अंदर, और 40,000 है बलिनो की। ये एक लौती चीज़ है जो मुझे मारुति की ना खटकती है कि आपका सब कुछ ठीक है, मैं बिल्ड क्वालिटी से भी मुझे दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्टिल आप वारंटी कम से कम बढ़ा दो। अगर आपको पता है आपकी कार सही है तो आपको अपनी कार पे भरोसा क्यों नहीं है? ये वारंटी बहुत कम देते हैं, इनको कम से कम 75,000 की वारंटी करनी चाहिए, बिकॉज टाटा दे रहा है और टाटा अपनी कहीं ना आने वाले टाइम पे सर्विसिंग एंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है कि शायद बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती किसी किसी केस के अंदर। तो अगर वो भी 75,000 तक कार को कवर कर रहा है, ये जानते हुए कि हमारी कार इतनी ज़बरदस्त नहीं है, तो मारुति वाले क्यों नहीं कर रहे? दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगती है। उसके अलावा आपको टिगोर में माइलेज अच्छी मिल जाएगी, एंड टिगोर की माइलेज ऑन पेपर 2 किलोमीटर ज़्यादा है बलिनो से। अब रियल वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ, कार को अगर आप आराम से चलाए तो आपको 1 किलोमीटर का फर्क तो पड़ ही जाएगा, और जब 80 85 रुपये लीटर पेट्रोल होता है तो मैं समझता हूँ इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ मैटर करती है वो है आपके 30,000 रुपये बचते हैं अगर आप टिगोर की तरफ जाते हो तो। मेरे ख्याल से बलिनो डेल्टा खासकर अमृतसर के अंदर वो 30,000 रुपये महंगा है टिगोर के टॉप मॉडल ऑटोमेटिक से, जो रेवोट्रॉन XZA आता है मेरे ख्याल से, जिसकी शायद आप बात कर रहे हैं। तो उससे 30,000 रुपये का फर्क है, और 30,000 रुपये ठीक है। अच्छा, अब ये भी सोच के देखो, अगर आज आप 30,000 रुपये बचा रहे हो तो आने वाले टाइम में जो रीसेल में पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा आपका, वो शायद पहले ही बच रहा है, क्योंकि इस 30,000 को अगर आज आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो ये 30 का 50 60 शायद बन जाए 5 6 7 सालों में, और यही पैसा होगा जो आपको उस टाइम बलिनो एक्स्ट्रा बेच के बचेगा। तो बलिनो में जो एक्स्ट्रा बचना था उस टाइम पर कार को बेच के। तो ज़रूरी नहीं होता कि रीसेल वैल्यू कितनी मैटर करती है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट चीज, टाटा की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी है, शायद भगवान ना करे किसी ऐसे केस में जब बिल्ड क्वालिटी की ज़रूरत पड़े तो वहाँ शायद बलिनो ना पास हो सके, शायद टाटा पास हो जाए। हालांकि बलिनो के भी स्कोर्स अभी बाहर नहीं है, टाटा टिगोर के भी कोई स्कोर्स नहीं है, तो मैं किसी की फेवर नहीं ले सकता। लेकिन अगर
हिस्ट्री को देखते ही रहें तो उस हिसाब से टाटा थोड़ी सी सेफर साइड पे लगती है मुझे। तो ओवरऑल मेरा वोट इस टाइम पर टाटा टिगोर की तरफ है। उससे अगला क्वेश्चन है सौरभ जी का, प्लीज सजेस्ट बेस्ट यूज डीजल हैचबैक अंडर 3 lakhs, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप शुड बी लो, ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। एंड जो दो कारें मुझे समझ में आई ना आपका क्वेश्चन पढ़ के, वो है सुजुकी की स्विफ्ट और इटियोस की लीवा। अब सुजुकी स्विफ्ट में आपको बिल्ड क्वालिटी का इशू हो सकता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के अलावा ना बाकी हर एस्पेक्ट के अंदर वो कार बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हैंडलिंग के अंदर, पावर के अंदर, पावर उसकी एडवोकेट है उस कार के साइज़ के हिसाब से, देन मेंटेनेंस, माइलेज, सब कुछ उसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर मैं इटियोस लीवा की बात करूँ, शायद आपको उसका डैशबोर्ड पसंद ना आए, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन कार की प्रैक्टिकलिटी को आप देखो एक बार, कार के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और इटियोस लीवा को स्विफ्ट के सामने अगर मैं कंपेयर करूँ स्पेस के मामले में, तो स्विफ्ट कहीं नहीं टिकती है। इटियोस लीवा इज़ अ वेरी गुड फैमिली कार। उससे अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी का, माई 2014 Santro Zing 22,000 kilometers is having strange acceleration problem on early gears. It revs high but accelerates slowly, due to which mileage is also affecting. I also dislike its short gearing, and what can I do to change it to long gearing? Please let me know what can I do, and don't be sad about it सिद्धार्थ जी। आपकी गाड़ी है उसको पसंद कीजिए। सैंट्रोजिंग 22,000 किलोमीटर्स, वैसे ना 22,000 किलोमीटर में गेयर्स खराब होने नहीं चाहिए, मतलब ये दिक्कत आनी नहीं चाहिए एक्सेलरेशन की, लेकिन स्टिल जो मुझे लग रहा है वो है आपका शायद क्लच खराब हो गया है। अब 22,000 के अंदर क्लच कैसे खत्म हो जाता है? आप शायद ना क्लच राइडिंग कर रहे हो, मुझे ना वर्ड भूल गया, क्लच राइडिंग ही बोलते हैं शायद उसको। इस केस में क्या होता है, हम कार चला रहे होते हैं, हमारी ना आदत नहीं बनी होती कि क्लच से पैर उठा के नीचे रखें। इट डजेंट मैटर कि किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप शायद इसको ऐसे ही चलाते रहे बहुत टाइम तक। और दूसरी बात है, सेंट्रो का क्लच हल्का सा था, तो शायद आप कार चलाते होंगे क्लच ज़्यादा दब जाता होगा, ठीक है, ये चीज़ आपके कार के साथ हो गई है। ऐसे केस में क्लच बर्न जल्दी हो जाता है, क्लच जल्दी वियर हो जाता है, और आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर वन। नंबर टू, शायद इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपके घर में कार चलाने वाले 3-4 अलग अलग लोग हों। तो उस केस में क्या होता है, कार जब 3-4 हाथों में रहती है ना, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाती अपने आप को किसी चीज़ के मुकाबले। तो उसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा पड़ती है ईसीयू के अंदर। तो ईसीयू समझ नहीं पाता कार को क्या हो रहा है, लेकिन ईसीयू स्टिल इतना इशू नहीं बनता जितना इशू बन जाते हैं बाकी के पार्ट्स। कोई कार को तेज चलाता है, कोई धीरे चलाता है, तो ऐसे केस में भी कार में दिक्कत आ सकती है, क्लच का प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले तो आप अपना क्लच चेंज करवा के देखो एक बार कि क्या दिक्कत है, क्या क्लच वाकई में ख़राब हो रखा है, क्योंकि मेरे को इसके अलावा और कोई दिक्कत लग नहीं रही। उसके अलावा आपने पूछा है शॉर्ट गियरिंग को लॉन्ग गियरिंग कैसे किया जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शॉर्ट गियरिंग को लॉन्ग गियरिंग करना ना बहुत आसान नहीं होता और बहुत सस्ता भी नहीं होता। तो ऐसे केस में इनफैक्ट आपका इतना खर्चा हो सकता है जितना आपको नए ट्रांसमिशन का पड़ेगा कंपनी से। तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी बात ना, ये बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे भी नहीं करने वाले, तो इसकी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसके चक्कर में आप मत ही पड़ो। तीसरी बात है, आप ना ज़िंदगी भर के लिए उस ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी पर आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया अब एक, इसको चेंज करा के। तो इन चक्करों में आप ना पड़ो, मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा, आप क्लच चेंज करवाओ, मेरे ख्याल से इसका इशू हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू, वेरी ऑनेस्टली आपको अगर मैं जवाब दूं तो ना देखो, यूट्यूब पे बैठ के ना मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कार में क्या दिक्कत है। जो आपकी बात से मुझे समझ में आया है वो क्लच है, लेकिन इसके अलावा भी कोई इशू हो सकता है, तो आप एक अच्छे मैकेनिक को ही दिखाओ, मैं आपको यही चीज़ रेकमेंड करूंगा। लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से क्लच का इशू है। उससे अगला क्वेश्चन है मृदांक पटेल जी का, सर यूज वैगनार में कौन सा मॉडल है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, चलो वैसे जगह का तो कोई ज़्यादा इसमें नहीं है कंसर्न, आपको हर जगह पे वैगनर मिल जाएगी, इट इज़ अ वेरी फेमस कार। एक चीज़ और मुझे दिल्ली से ध्यान आया, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि व्यूअर्स कौन कौन सी जगह से इस चैनल को देखते हैं। ओके, वैगनर में कौन सा मॉडल है? देखो वैसे तो वैगनर के सारे मॉडल प्रैक्टिकलिटी के लिए जाने जाते हैं और अच्छे हैं, तभी आप लेना चाहते हो। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा 2013 के बाद का मॉडल आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज था, पुराना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। और थोड़ी सी जो डैशबोर्ड है पुराने का ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिज़ाइन उसका थोड़ा अटपटा सा है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो पुराना मॉडल था वैगनर का, वो अंदर से सारा ब्लैक है, तो ब्लैक होने की वजह से उस पर थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा। नए वाले के अंदर बीज है वो थोड़ा बड़ा लगता है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ कलर का फ़र्क है, साइज़ का फ़र्क नहीं है, स्पेस बराबर है। बस मेंटेलिटी जो है ना, आपको नए के अंदर बैठ के, जो 2013 मॉडल है जिसके अंदर थोड़ा सा बीज और ग्रे एक्सेंट्स का यूज़ किया गया है, वहाँ पे आपको बैठ कर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फैक्ट है। आप चाहे अपने घर से किसी लेडी को ले जाएं, उनको बिठा के पूछो, उनको लगेगा कि जो अंदर से बीज या ग्रे कार है वो ज़्यादा खुली है। उससे अगला क्वेश्चन है यश जी का, सर जेन एस्टिलो एलेक्साई 2008 मॉडल 60,000, आई होप दीज आर किलोमीटर्स, पेट्रोल प्लस सीएनजी है, कितने तक प्राइस की लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से 1 लाख से कम, 1 लाख से ज़्यादा मत दो इस कार का, क्योंकि पेट्रोल प्लस सीएनजी है, 60,000 चली है, 10 साल भी हो चुके हैं, ठीक है, 1 लाख बस, इससे ऊपर नहीं। मुश्किल नाम आ गया सयंतन चक्रवर्ती, वट वुड बी द राइट चॉइस टू परचेज, फोर्ड फीगो और टोयोटा लीवा, इटियोस लीवा। ओके,
ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, राइट चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इटियोस लीवा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे आपका समझ में नहीं आया। आप डीजल वर्सेस पेट्रोल थोड़ा सा बताएं मुझे। एंड कितने टाइम के लिए आप कार को रखना चाहते हैं, कि किस जगह पे चलाना चाहते हैं, आप फैमिली कार चाहते हैं या अपने पर्टिकुलर पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं। मतलब अगर आप मैरिड नहीं है और आप अकेले रहते हैं किसी लाइक मेट्रो सिटी के अंदर, वहाँ पे अगर आपको अपने लिए चाहिए या फैमिली के लिए चाहिए, थोड़ा सा इसका बताएं। देखो, इटियोस लीवा इज़ अ मोर रिलायबल कार कंपेयर टू फोर्ड फिगो, ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। एंड जो फोर्ड फिगो है, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ आजकल की जो फोर्ड फिगो आती है 1.5, इट इज़ अ वेरी गुड कार, ठीक है। रिलायबिलिटी पुरानी से बहुत ज़्यादा अच्छी है, देन इंजन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एज एन इंडिविजुअल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर दीजिए ना कि आप क्या देखना चाहते हैं, प्लस पेट्रोल और डीजल में भी मुझे ज़रूर बताएं। उससे अगला क्वेश्चन है करम सिंह जी का, पाजी रिट्स वीडीआई मॉडल 2013 फेस लिफ्ट लेनी चाहिए या नहीं, एंड रिट्स कार का भी रिव्यू कर दो, अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू वेरी मच करम जी। रिट्स कार का रिव्यू मेरी कोशिश है मैं कहीं से कर दूं, हालांकि मेरे पास कार अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे एक व्यूअर है लुधियाना से, उनका नाम है मानसा सिंह। वो मुझे एक दो बार मैसेज कर चुके हैं कि आप लुधियाना आ जाओ और रिव्यू कर दो। किस कुछ रीज़न की वजह से ना मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे काम ज़्यादा है इस टाइम पर। लेकिन जिस दिन मेरा लुधियाना का चक्कर लगेगा और मेरी उनसे बात होगी, जिस दिन हमारा कोऑर्डिनेशन बैठेगा, मैं उस दिन रिट्स का रिव्यू ज़रूर कर लूँगा। एंड अगर मैं लेने वाली बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी गुड कार। 2013 फेसलिफ्ट अच्छा था। इन्होंने थोड़े बहुत बिट्स चेंज किए थे, बाहर एक्सटीरियर में ग्रिल मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ा था, इंटीरियर शायद कलर का चेंज किया था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है क्या फ़र्क चेंज हुआ था इसके अंदर। लेकिन हाँ, रिट्स इज़ अ वेरी नाइस कार। मतलब जिसको स्विफ्ट नहीं मिलती थी किसी भी टाइम पर और उसने रिट्स लिया, वो आज खुश है बंदा। मोस्टली लोग खुश हैं, जो लोग नहीं खुश हैं वो सिर्फ एक चीज़ है कि रिट्स की लुक्स जो है ना वो थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, शायद आपको पसंद है शायद ना आए। मुझे रिट्स की लुक अच्छी लगती है, मैं सही से बताऊं, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे अजीब लगती थी, वो क्या पीछे चिब्बी सी है। बट ओवरऑल मेरे को रिट्स की लुक बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे बैक से हो, मुझे ठीक लगती है वो कार रियल लाइफ में देखने के बाद। अगला क्वेश्चन है पुरुषोत्तम जी का, आई एम प्लानिंग टू बाय फोर्ड फिगो TDCi टाइटेनियम 2012, किलोमीटर 81,000, प्राइस इज 1,80,000। ठीक है, ये वाला इसके हिसाब से ना 2012 मॉडल है, 1,80,000 का प्राइस है। मेरे को प्राइस ठीक लगता है अगर तो कंडीशन ओके है और मॉडल एक्चुअल में टाइटेनियम है, तो प्राइस इज गुड। अदरवाइज एक थोड़ी सी कंडीशन के हिसाब से आप देखो इस चीज़ को। अगर कंडीशन कार की थोड़ी सी ख़राब लगती है आपको, या आपको लगता है इंजन में लीकेज वगैरह है, कुछ भी चीज़ है, कार को अवॉइड कर दो, बिकॉज फोर्ड फिगो को इंजन के इश्यूज थे। अब कुछ लोगों ने बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है, मेरे को कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होता ना कि हर कार में प्रॉब्लम आएगी, अगर अच्छी मेंटेन करी उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आती। लेकिन फिगो में प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप इसको थोड़ा सा गलत तरीके से मेंटेन करते हो और अगर इंजन हीट होता है, तब इस इंजन में दिक्कतें आ जाती थी। और ऐसे इंजन मैंने इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स देखे हुए एक्चुअल के अंदर। अगला क्वेश्चन है मंगेश जी का, Hyundai Eon 2013 कितने में लेना सही होगा और गाड़ी कैसी है और माइलेज कितना देती है। मंगेश जी, ईऑन कितने में लेना सही होगा, देखो ये तो वो बताएगा ना जो बेचने वाला है, कंडीशन के हिसाब से, राइट। लेकिन अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, गाड़ी अच्छी है, लेकिन आप ना क्विड का भी पता करो एक बार। क्विड इज़ ऑल्सो नाइस कार, इसी सेगमेंट के अंदर आती है, और क्विड आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, बिकॉज रेनो की सेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, रीसेल जो है ना वो ठीक ठाक ही है उनकी। एक फ़र्क पड़ेगा आपको Hyundai और रेनो ब्रांड के अंदर, कि स्पेयर पार्ट्स जो होंगे रेनो के, वो आपको सिर्फ सर्विस सेंटर से ही मिलेंगे मोस्टली। तो बाहर स्पेयर पार्ट्स के मिलने थोड़े से मुश्किल हैं। अगर आपका शहर बड़ा है, अगर आप किसी मेट्रो सिटी से हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी छोटे शहर से हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ईऑन इज़ अ गुड कार, थोड़ी सी छोटी है वो कार, मतलब क्विड थोड़ी सी स्पोर्टी लगती है, थोड़ी डिफरेंट लगती है, थोड़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो आप एक बार क्विड पे थोड़ी सी नज़र मार लो। रेट कितना रहेगा वो तो कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है सारा का सारा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। माइलेज के मामले में मेरे ख्याल से दोनों कार्स ईऑन एंड क्विड की शायद 20+ ही है, तो मैं स्टिल क्विड को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉक्टर आशु कॉल, शेवरोले स्पार्क यूज लेनी ठीक रहेगी। देखो, अगर कार ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पार्क ना बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ऐसे केस के अंदर मैं एकदम से रेकमेंड नहीं करता किसी को ये कार, क्योंकि पार्ट्स वगैरह मिले ना मिले कुछ नहीं पता। इट वाज अ गुड कार एट दैट टाइम, लेकिन आज की डेट में अगर आप कोई कार लेना चाहते हो इस टाइम पर, तो आप टियागो थोड़ी सी देख लो, या क्विड के बारे में आप रिसर्च कर लो। उसके अलावा अगर शेवरोले ही लेनी है आपने, तो बीट वाज अ नाइस कार, लेकिन स्टिल बीट के अपने कुछ इश्यूज हैं टर्बो वगैरह को लेके। तो आप एक बार क्विड और चेक कर लो आप टियागो, दीज आर टू नाइस कार्स। वैगनर भी अच्छी कार है मेरे ख्याल से, इसे मैंने कमेंट भी किया था एक, पर चलिए मुझे ध्यान नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रजापति आशिक जी का। आशिक सर, ईटीओ सेडान पेट्रोल 2011 का मॉडल है, 44,000 किलोमीटर घूम चुकी है, 2 लाख बोल रहे हैं, क्या ले लूं। देखो, डील तो बहुत अच्छी है, ले लो कार। तो मतलब रेट के हिसाब से कार बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इतना सस्ता रेट क्यों है, ये भी ना थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड कई बार मुझे आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं टू गुड टू बी ट्रू। इतनी सस्ती क्यों है ये कार,
ये कोई एक्सीडेंटल मॉडल ना हो, एक बार इस चीज़ को चेक कराओ, या कोई ज़बरदस्ती ना आपको कोई कार बेच रहा हो किसी किसी इशू की वजह से। इस चीज़ को एक बार आप देख लो। देखो कार अच्छी है और 44,000 किलोमीटर ईटीएस को कुछ नहीं होता। 2 लाख रुपए ना बहुत कम लग रहे हैं मुझे इस टाइम पर, बस ये एक प्रॉब्लम है। आप कार की ना हिस्ट्री वगैरह निकलवाओ कंपनी से, और अगर सब कुछ आपको सही दिखता है तो ठीक है यार, कार को तो 2 लाख में क्या चाहिए आपको और। अगला क्वेश्चन है गुरचरण जी का। पाजी मेरा भी रिप्लाई करो, बलिनो कैसी कार है, मुझे 580 की नहीं मिल रही है नेक्सा से पेट्रोल बेस। ओके, सारा सामान बाहर से लगवाना है इसलिए बेच ले रहा हूँ, ठीक है, सही रहेगी, बहुत कम चलानी है, और भी कार्स है मेरे पास। अगर और भी कार्स और आपने कार कम चलानी फिर बलिनो की क्या ज़रूरत है। चलिए आपकी चॉइस है, इसमें आपका पैसा आप डिसाइड करेंगे। बलिनो 580 की ठीक है, बहुत अच्छी डील है आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑन रोड अमृतसर के अंदर है ना, ये 6-10 के आसपास पड़ती है। तो अगर आपको 10-20, अगर आप मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा है आपको इस टाइम के ऊपर, और बलिनो एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और उसके ऊपर कंपनी कोई पैसा छोड़ दे तो ये अच्छी बात है। अब एक चीज़ और है छोटी सी, ये डिस्काउंट उन्होंने अपने आप दे दिया या आपको दे रहे हैं, या अगर ये ईयर का वजह से है कि पुराने ईयर का, तो ठीक है, इट इज़ अ नाइस कार, आप ले सकते हो। एंड अगला क्वेश्चन है विनय कपूर जी का। आपकी एनर्जी का क्या सीक्रेट है? विनय जी ने मजाक किया हमारे साथ। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता विनय कपूर जी कौन है, ये मुंबई से हैं और कार की मॉडिफिकेशंस करते हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन। तो अगर आपको मॉडिफिकेशंस में इंटरेस्ट है तो इनके चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनके चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। एंड विनय जी देखिए, एनर्जी तो कुछ खास नहीं है, तो इनफैक्ट आपकी एनर्जी मेरे से ज़्यादा है। आपको कोई भी कार मिलती है आप उसको चमका देते हो। आपके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में देखता रहता हूँ, जैसे नेक्स्ट पे आपने 2-3 वीडियोस कर रखे हैं ना, डेडपूल मेरे ख्याल से आपने बनाई थी, या डेयर डेविल्स भी शायद आपकी है। उसके अलावा i20 पे आपने एक साइफर करके मेरे ख्याल से बनाया था कुछ, मुझे भूल जाता है नाम, प्लीज़ डोंट माइंड। सियाज का वीडियो आपका देख रखा है मैंने, डस्टर का वीडियो मैंने आपका देख रखा है, और भी अलग अलग मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। शायद स्कॉर्पियो या एक्सयूवी पे भी आपने सरामिक कोटिंग का वीडियो डाला था एक बार। तो देखिए, एनर्जी तो कुछ ऐसी खास नहीं है, ये तो बस कम्युनिटी का इफेक्ट है, राइट। जैसे आप लोगों को देख के ही आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो अभी नया हूँ, आप तो कब से हो, राइट, यूट्यूब के ऊपर। तो मैं तो क्या ही कंपैरिजन करूँ। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। एक दूसरे का सपोर्ट बना रहेगा तभी मेरे ख्याल से कम्युनिटी की स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। एंड अगेन मैं रिपीट कर दूँ, जो लोग कार की मॉडिफिकेशंस देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन, वो विनय जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको पहले कॉमेंट के अंदर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रमोद जी का क्वेश्चन है, मेरा बजट 2.5 लाख का है, कौन सी डीजल कार अच्छी है? मैंने i20 टॉप मॉडल डीजल चुना है, अच्छा ऑप्शन है क्या? 2.5 लाख में i20 टॉप मॉडल, मे बी आप सेकंड हैंड की बात ही कर रहे हो। तो i20 इज़ अ गुड कार, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ना थोड़ा सा बताओ कि कार में आपको चाहिए क्या। आपको ड्राइविंग कैरेक्टर चाहिए, या आपको कंफर्ट चाहिए, आपको रिफाइनमेंट चाहिए, आपको ईजी मेंटेनेंस चाहिए? क्योंकि डीजल कारें इस रेंज में सारी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ i20 की, तो इट इज़ नोन फॉर इट्स रिफाइनमेंट। अगर मैं बात करूँ फोर्ड फीगो की, तो इट इज़ नोन फॉर इट्स पंच, बहुत अच्छा पंच इंजन है। अगर मैं इटियोस की बात करूँ तो इट इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी। मैं बलिनो की अगर बात करूँ तो इट इज़ नोन फॉर स्पेस एंड माइलेज। अगर मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो इट इज़ अगेन नोन फॉर माइलेज एंड इट्स हैंडलिंग। लेकिन हाँ, बलिनो और स्विफ्ट में थोड़ा सा आपको लगेगा शायद बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, बट सारी कार अच्छी हैं इस सेगमेंट के अंदर ना। मैं किसी को एक को ऐसे नहीं कह सकता कि ये कार एग्जिस्ट क्यों करती है। एवरी कार इज़ नाइस कार, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बता दीजिए अपनी। लेकिन हाँ, अगर आपने i20 भी लेनी है टॉप मॉडल डीजल, तो इट इज़ गुड। उससे अगला क्वेश्चन है फन वर्ल्ड का। सर मेरा बजट 2 लाख का है और मुझे इंडिका विस्टा या स्विफ्ट में से एक डीजल कार चाहिए, ठीक है, कौन सी अच्छी रहेगी? मेरे ख्याल से इस पे ना आपने नीचे कमेंट भी कर रखा था कि इंडिका विस्टा आपको थोड़ी सी नई मिलती है और स्विफ्ट पुरानी मिलती है, ठीक है। आप मतलब थोड़ी सी रिसर्च आप कर बैठे हो, राइट। वैसे ओवरऑल मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, इंडिका विस्टा TDM इस टाइम पे चला रहा हूँ, एंड मेरा ओपिनियन यहाँ पर जाएगा स्विफ्ट की तरफ, ऑनेस्टली। बिकॉज देखो, इंडिका विस्टा जितनी मर्जी अच्छी मैं मेंटेन कर लूँ, वो स्विफ्ट नहीं बन सकती, ये प्रैक्टिकल सी बात है। और कुछ चीज़ें हैं जो इंडिका विस्टा में बेहतरीन है, कुछ स्विफ्ट के अंदर बेहतरीन है। देखो, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी या दम की बात करूँ, वो तो डेफिनेटली इंडिका विस्टा में बहुत बेटर है, उसकी शीट क्वालिटी या इनफैक्ट हर जगह से कार ना सॉलिड बिल्ड लगती है, नंबर 1। नंबर 2, स्पेस के मामले में इंडिका विस्टा स्विफ्ट को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देती है। स्विफ्ट के अंदर स्पेस बहुत ही मतलब कम है अगर मैं इंडिका विस्टा से कंपेयर करूँ। ऐसे ठीक है, पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो स्विफ्ट का स्पेस कहीं भी आसपास नहीं है उसके। ये 2 फैक्टर हैं जो इंडिका विस्टा की तरफ हैं। अब स्विफ्ट की तरफ मैं क्यों आने को कहता हूँ आपको, बिकॉज मेंटेनेंस अच्छी है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है, पीस ऑफ माइंड बना रहेगा आपको ना इस कार के साथ, कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको इनफैक्ट अगर आपको स्विफ्ट गलत भी मिलती है ना, मान लीजिए आपने लिया, आपको बाद में पता चला इसके तो इंजन में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा वैसा दिक्कत है, तो ऐसे केस के अंदर आपको स्विफ्ट पहली बात तो रिपेयर सस्ती हो जाएगी, दूसरी बात आराम से बिक भी जाएगी अगर आपको कार नहीं पसंद आती तो। इंडिका विस्टा में वो चीज़ें नहीं हो सकती एकदम से, राइट। तो मैं स्विफ्ट की तरफ थोड़ा सा वोट ज़्यादा रखूंगा अपना। अब आपने जो बात कही थी कि आपको पुराना मॉडल मिलता है स्विफ्ट का और विस्टा का नया मिलता है, तो नए पुराने से कोई विस्टा अच्छी नहीं हो जाएगी स्विफ्ट से, ठीक है, ये एक फैक्ट है। स्विफ्ट इज़ अ बेटर कार ओवरऑल।
हैंडलिंग के मामले में भी स्विफ्ट बेटर है, क्योंकि जहाँ पर हाई स्पीड कट जो स्विफ्ट में लगते हैं वो इंडिका विस्टा में थोड़े से कम पे लगते हैं, राइट। ये फ़र्क है, मतलब मैंने जितनी कारें चला रखी हैं ये दोनों, तो मैं स्विफ्ट की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा इस टाइम पर। एंड मेरे ख्याल से डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैशटैग सरदार जी का यूज़ करके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीक सैटरडे को ही मैं दोबारा Q&A वीडियो के साथ मिलूंगा, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। एंड इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। तो जो लोग अभी तक देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।